करते हैं। अच्छा, पहला है ड्यूमास मेथड। अच्छा, ड्यूमास मेथड में क्या होता है, मतलब अभी जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड से हीट करते हैं। कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, बेसिकली उसके साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमारे पास N2 गैस रिलीज होती है। N2 गैस जो है वो रिलीज होती है हमारे पास। ठीक है, अब कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी फॉर्म होते हैं, तो वो नाइट्रोजन में रिड्यूस हो जाते हैं। हम उसे कॉपर गेज से पास करते हैं, बेसिकली कॉपर से पास करते हैं तो वो भी रिड्यूस हो जाता है। द मिक्सचर ऑफ गैसेस सो प्रोड्यूस इज कलेक्टेड ओवर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वो क्या करता है, CO2 को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो फाइनली कहने का क्या मतलब है पूरे मेथड में, कि हमारे पास N2 गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। ड्यूमास मेथड में क्या है, तुम्हारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे N2 गैस जो है वो बन रही है, इतना तुम्हें पता होना चाहिए डायरेक्टली। तो यहाँ पे NZ से N2 गैस मिल रही है तुम्हें, बस इसके क्वेश्चन में तुम्हें मूल कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तुम ट्राई करोगे मैं बताऊं? सर ट्राई करते हैं 2 मिनट। इसमें क्या होता है, तुम्हारा 0.35 ग्राम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे नाइट्रोजन जो है वो मिल रहा है 55 ml। टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, और तुम्हें एक्वस टेंशन भी दिया हुआ है। इसका मतलब वो पानी का प्रेशर जो है उसमें इंक्लूडेड है इसमें। तो वो माइनस करके तुम्हें N2 का प्रेशर लेना पड़ेगा, और फिर N2 के मोल्स निकाल के तुम्हें कॉम्पोजिशन निकालना है। करो सब लोग इन्हें ट्राई ये वाला। सर ये MMHG है ना? MMHG है। सर ये एक्वस टेंशन का क्या करना है? एक्वस टेंशन का मतलब क्या, तुम्हारा जो मॉइस्चर का प्रेशर है तो उसको तुम माइनस करोगे ना उस प्रेशर में, इस वाले प्रेशर में, तभी तो तुम्हें N2 का प्रेशर मिलेगा। यस सर। सर हो गया। चलो हम ये सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास N2 गैस के बारे में क्या क्या
है 55 ml मेरा वॉल्यूम है, 300 केल्विन मेरा टेम्परेचर है, 715 माइनस 15 700 mm मेरा प्रेशर है। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ N2 PV अपॉन RT। प्रेशर कितना है? 700 अपॉन 760, क्योंकि ATM में रखेंगे। वॉल्यूम कितना है? 55 ml में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। R क्या है? 0.08। टेम्परेचर कितना है? 300। कितना आ रहा है इसका मोल्स जेठाराम? सर ये नहीं, मैंने इसको 28 से मल्टीप्लाई करके वो क्या कहते हैं इसको सॉल्व नहीं किया, इसको 0.35 से डिवाइड किया, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा अच्छा, समझ में आया सर? हाँ ठीक है। मास ऑफ N2 कितना आ जाएगा? 700 इंटू 55 इंटू 10⁻³ अपॉन 760 इंटू 0.08 इंटू 300 इंटू 28। तो ये मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया। तो मास ऑफ नाइट्रोजन जो है, जितना N2 में जितना मास होगा उतना ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाइट्रोजन में होगा। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? 0.35 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लेंगे। कितना आ रहा है? सर मेरा 14 0.081। 16% approximately. हाँ, इतना आना चाहिए ना, सी आना चाहिए इसका। सर मेरा तो 11 आ रहा था, मैंने बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले लिया। हाँ मेरे को लगा इतना नहीं नहीं, पास पास में ना, तो यू कैन नॉट टेक अप्रोक्सीमेशन इतना। ओके सर। सर हम्म सर ये लास्ट स्टेप बताओ ना वापस। मोल्स ऑफ N2 तक आ गया। हाँ सर वो आ गया। फिर मास ऑफ N2 कैसे निकालोगे? सर मोल्स का फॉर्मूला होता है ना, मास अपॉन मोलर मास सर। हाँ, तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, यस सर। तो हमें क्या मिल गया? मास ऑफ नाइट्रोजन मिल गया। अब नाइट्रोजन गैस में जितना नाइट्रोजन का मास है उतना ही तो कंपाउंड के अंदर होगा, तो उसको हमें कंपाउंड के मास से डिवाइड कर दिया, तो हमें परसेंटेज मिल गया बेसिकली। हाँ सर पता चल गया। ठीक है, यस सर। ये वाला करो सब लोग। खैर ये भी इजी है, बट ठीक है। सर आपको पता चला डेट और वो आ गया एडवांस का? हाँ हाँ, वो 3 जुलाई को है ना, और और उससे 75% भी हटा दिया है। बट मेंस में अभी कुछ बोला नहीं है तो हमें वेट करना पड़ेगा अभी मेंस का। मेंस में भी शायद हटा देंगे मोस्टली। एडवांस हटा दिया तो मीन्स में हटा ही देंगे ना सर, कैसी बात हाँ करते हो? हाँ, मतलब इलॉजिकल है, हटा देंगे, बट फिर भी जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है तो वी कैन नॉट बी सो श्योर। वो तो है ही। लेकिन तो भी मतलब चांसेस बढ़ गए अब। चांसेस बढ़ गए हैं, चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं बेसिकली। हाँ, क्योंकि एडवांस वालों ने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं होगा तो फिर मेंस में भी करना चाहिए। तो खैर अच्छी बात है, कर जाए तो फिर तुम्हें बोर्ड्स का टेंशन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। बट आई वही थिंक करते मेंस हैं के लिए कि कुछ तो रखेंगे यार, वो क्राइटेरिया कुछ तो रखना मतलब पड़ेगा उनको। अरे सर अभी जिसका अच्छा मार्क आता है उसका अच्छा ही मार्क आएगा ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि
एकदम कुछ भी नहीं लाया बोर्ड में और फिर ऐसे एडवांस मतलब मेंस में अचानक से कुछ ज्यादा अच्छा रैंक आ गया। हाँ ऐसा ये तो भी भी है। होता वैसे तो कभी नहीं होता, बहुत कम तो कभी नहीं होता। है। बहुत कम। बट मैं तो सर बस पर एक इंग्लिश पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, पढ़ने ना ज्यादा। क्या? थोड़ा सा बस पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि उनका, कि हो सकता है कि वो 75 ना रखे, वर्स्ट के सिनेरियो में बता रहा हूँ, कम करके रख दें। सर आप 75% तो नहीं रखेंगे, इतना तो है, या तो हटा ही देंगे या फिर कुछ कम करके रखेंगे वर्स्ट के 75 सिनेरियो। अगर देंगे और क्या कर सकते हैं ये लोग? हाँ 75 से 65 या 70 कर सकते हैं, और तो उससे कम तो क्या ही करेंगे, या फिर हटा ही देंगे। वही हटा ही दे उससे अच्छा। हाँ ऐसे उससे अच्छा हटा ही दें, क्योंकि उतना तो ले ही आएगा ना वो, जो भी अगर मेंस क्वालिफाई करता उतना तो आता ही होगा, मतलब एमसीक्यू तो सही करके आएगा वो बंदा, है। उतना तो है ही। हो गया ये वाला। सर डी ऑप्शन। अच्छा मुझे भी आइडिया नहीं यार इसका, तो मैंने ऐसे ही उठाया, देख लेंगे उस। अप्रोक्सीमेटली 23% आ रहा है तो तो फिर वही होना चाहिए। बाकी बताओ। सर एक क्वेश्चन था, हम्म गुजरात बोर्ड में कितने 500 सब्जेक्ट गिनते हैं या 3? आपको पता है क्या? 5 गिनते हैं ना हर जगह पे, 3 का ही नहीं मतलब गिनते। 3 ऐसा कुछ होता है, वो मेरा इंग्लिश वाला सर ऐसा ही बोलता रहता है कि हम इंग्लिश का वैसे भी गिनाता नहीं है, उतना कुछ हमें पढ़ना नहीं है, वैसा ही बोलता रहता है वो सर हमारे इंग्लिश के। सर नीट में शायद 4 ही टॉपिक गिनते हैं, शायद 4 इंग्लिश तक ही। खैर मुझे लगता नहीं है वो पूरा ही परसेंटेज काउंट होता है यार, मतलब मैंने तो कभी फिर नहीं हमारे सुना system कि। ऐसे ही बोलता रहता है पूरे टाइम कि वैसे भी नहीं इंग्लिश नहीं, का तुम्हारा नहीं है, ऐसा और वो कुछ नहीं इंग्लिश है, को सीरियस है। तो उसी सर के लिए तो देखो इस बार 75% रखा है कि तुम इंग्लिश पढ़ो ये सब करो, उसी के लिए तो रखा हुआ है, तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा। सर इस बार क्या हुआ, मेरे पीसीएम के गिनते हैं तो 96 परसेंटेज आ रहा है। अगर कंप्यूटर क्या मैथ्स और कंप्यूटर इंग्लिश गिनते हैं तो डायरेक्ट 80 से नीचे चले जाते हैं। हाँ वो वैसा ही होता है। बट नहीं नहीं, वो इंग्लिश पूरा 12th का परसेंटेज ही काउंट होता है, पीसीएम ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो सर कंप्यूटर तो हो जाएगा, अभी थोड़ा इंग्लिश देखने का है वो सब। हाँ इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश में वो बुक्स वगैरह के अलावा मार्क्स स्कोर कर सकते हो तुम, एसेज वगैरह, ग्रामर और ये सब चीजें पे। चलो ये वाला अरे सर क्वेश्चन तो करते हैं। एक बुक रट्टा मार के जैसा ग्रामर में हालत खराब हो जाती है। ये एनटीपी पे है तो 224 अपॉन 22.4 करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 के लिए, कितना आ जाएगा? 100, सर 10 ऊपर एमएल माइनस। में नीचे लीटर। तो नहीं नहीं, मैंने 22,000 में नहीं करना पड़ेगा। 0 पॉइंट लगा दिया ना मैंने, हाँ एक ही बात है। तो हाँ 10 - आ जाएगा, तो 10 - 2 मेरे पास मोल्स आ गए, तो मास ऑफ N2 कितना आ जाएगा? 1/100 इंटू 28, और 1.18 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ रहा है देखो एक बार, ये गया इससे 23.72, मतलब आना चाहिए, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, एक बार कैलकुलेटर से देख लो करके। सर हाँ हाँ बोलो। एनटीपी पे टेम्परेचर को 300 लेते हैं कि 298? 273 लेते हैं ना। हाँ सर 273। तो 298 एसटीपी पे लेते हैं। नहीं नहीं, एनटीपी एसटीपी सेम होता है, देखो दो दो चीजें हैं, एक बात बताता हूँ मैं, एसटीपी और एनटीपी एक ही बात है ना, इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट जो हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं बाकी चीजों के लिए, बाकी जितने भी प्रोसेसेस हैं, जब उनमें हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, नॉट लगाते हैं ना, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एस नॉट, डेल्टा एच नॉट, नॉट जो लगाते हैं, जो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं उस पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, दोनों में डिफरेंस सर है। हाँ बोलो। लास्ट ईयर फिजिक्स में हमें एनटीपी लिखाया था 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm और एसटीपी 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार। हाँ सर मुझे भी याद आ रहा है सब। नहीं यार, एसटीपी और एनटीपी हाँ सेम ही सर, होता है। एसटीपी और एनटीपी अलग सर अलग लिखवा फर्क है। मैंने अभी पढ़ा रिसेंटली आपके क्लास के पहले।
ऐसा फर्क है। सर मुझे याद है कि एक में हम वॉल्यूम स्टैंडर्ड वॉल्यूम कंसिडर करते हैं 22.4 और दूसरे में 22.7। हाँ तो 22.7 आता है 1 बार के रिस्पेक्ट में। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं एसटीपी का। तो तुम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा रहे हो, प्रेशर क्या है मेरा 1 बार है। 1 बार को एटीएम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है 1 एटीएम सर अभी गूगल तो दोनों 0 बता रहा है। हमारा 23.72 आ रहा था ना। हमारा डिस्कशन था एनटीपी और एसटीपी पे ना। एसटीपी पे 1 बार 1 एटीएम होता है। सर मैंने बुक खोल के चेक किया सर, एसटीपी पे 25 डिग्री लिखा है। कौन सी बुक से देखा तुमने? अरे सर लास्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ाया था वो, समीर सर ने पढ़ाया था वो। और एनटीपी को 0। और फिर फर्क एक ही होता है, वो एक एनटीपी में एक बार होता है, ऐसा कुछ होता है। एसटीपी में एक बार होता है और एनटीपी में वो होता है एक एटीएम, ऐसा कुछ भी होता है। उतना भी फर्क होता है मुझे याद है, कुछ तो ऐसा होता है। फिर पक्का पता नहीं सर। तो वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा ना। इफ वी टेक 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डोंट यू थिंक देयर विल बी सो मच डिफरेंस इन वॉल्यूम? कैलकुलेट करके देख लो ना। रुको, प्रेशर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना। यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ये 1 है, ये है 0.0821, इसको हम 298 लेते हैं। प्रेशर मेरा 1 है, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 24.46। हो सकता है क्या ये बताओ मेरे को? पॉसिबल है क्या वो वॉल्यूम? नहीं है ना पॉसिबल, कभी नहीं लेते 298। एनटीपी एसटीपी सेम रहता है। मुझे नहीं पता फिजिक्स वाले सर ने क्या बताया, बट एनटीपी एसटीपी सेम रहता है। दूसरा चीज़, जो तुम वॉल्यूम जो है एक जगह 22.7 लीटर लेते हैं, एक जगह पे 22.4 लीटर लेते हैं। ये है मॉडर्न कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जो कि इतना फॉलो नहीं होता। जे एडवांस में तो फॉलो ही नहीं होता, वो जे एडवांस पुराने कन्वेंशन पे जाता है। मेंस वगैरह में मॉडर्न कन्वेंशन यूज हो सकता है। दिस इज ओल्ड कन्वेंशन। मॉडर्न कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 1 बार लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग 1 एटीएम लेते हैं बस। So small difference, you can calculate volume as well by putting these values, है ना। You will see the difference। और हाँ, स्टैंडर्ड कंडीशन जो रहती है ना जब हम नॉड लगाते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग लेते हैं। एसटीपी एनटीपी में इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये गलती मत कर देना, पता नहीं तुम शायद कहीं तो मिस कर रहे हो। मुझे लगता नहीं है कि कहीं पे भी ऐसा कुछ मेंशन है, और वो लॉजिकली एक्सप्लेन भी है
ठीक है, नहीं तो 22.4 नहीं आएगा इफ यू टेक 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार, तो कभी भी 22.4 22.7 नहीं आएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेके। ठीक है, नेक्स्ट है जेल्डार मेथड। जेल्डार मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर शायद क्वेश्चन भी आया था, जेई मेंस 2019 में आया था। तो उन्होंने लिखा था इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेल्डार मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, है ना? तो उसमें शायद एजो ग्रुप मेंशन था। तो नाइट्रो, एजो और कंपाउंड्स इन विच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन रिंग, फॉर एग्जांपल पायरिडीन। तो पायरिडीन हुआ, है ना, अजोबेंजीन हुआ, ये वाला ग्रुप हुआ, नाइट्रो ग्रुप हुआ, जैसे मान लो ऐसा हुआ। तो इन सब पे एप्लीकेबल नहीं है। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, एक बार आ चुका है फिर से भी आ सकता है जेईई मेंस में। तो ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। खैर, इसमें जो रिएक्शंस हैं और जो सब कुछ बहुत सिंपल तरीके से है, बस थोड़ा इक्विवेलेंट्स का यूज है। द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। नाइट्रोजन इन द कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट। द रिजल्टिंग एसिड मिक्सचर इज देन हीटेड विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मिलने के बाद हम बेस से रिएक्ट कराते हैं, हमारे पास क्या मिल जाता है? अमोनिया मिल जाता है। अमोनिया जो है वो H2SO4 से मिलके ये बना लेता है वापस से। खैर ये ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे क्या पॉइंट है कि NH3 जो है, या तो हम H2SO4 का सफिशिएंट अमाउंट लेंगे, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे? केस 1। दो केस बनते हैं इसमें। केस 1, व्हेन H2SO4 is in sufficient amount, तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ NH3 is equal to equivalent of H2SO4 डायरेक्टली। ठीक है, केस 2 है। केस 2 क्या है? when H2SO4 is in excess में हो H2SO4, तो उस केस में क्या करेंगे? हम बैक टाइट्रेशन लगाएंगे। बैक टाइट्रेशन यहाँ पे होता कैसे है? तो यहाँ पे लिखा हुआ एसिड इज प्रेजेंट इन एक्सेस देन रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एसिड इज टाइट्रेटेड विद NaOH। NaOH के साथ टाइट्रेट करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट ऑफ NH3, उस टाइम क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ NH3 क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 टोटल माइनस इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि कुछ एसिड जो एक्सेस एसिड बच जाएगा वो किससे रिएक्ट होगा? NaOH के साथ, तो वो माइनस कर देंगे। तो वो बचा हुआ जो स्टार्टिंग में जो NH3 रिएक्ट किया है वो क्या आ जाएगा मेरे पास? उसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे, उससे माइनस करेंगे। तो पहले बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? परम समझ में आया? सर वैसे तो 2 बार H2SO4 यूज नहीं हो रहा। वो तुम्हारे सॉल्यूशन के अंदर है बेसिकली। H2SO जनरली एक्सेस में ही लेते हैं, बट अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है ना तो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, बट जनरली H2SO4 एक्सेस में ही रहता है। ऐसा नहीं, H2SO 2 जगह पे है तो इक्विवेलेंट जो होगा वो आधा यूज होगा ना, क्योंकि आधा ऑलरेडी ऊपर यूज हो गया NH3 बनाने में, और फिर NH3 से उसको H2SO4 बनाने के लिए। ऐसा नहीं होता क्या? नहीं नहीं, हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन अलग है। NH3 गैस इवॉल्व हो गया, ये हम क्यों लेते हैं? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लिबरेटेड अमोनिया गैस इज अब्सॉर्ब्ड इन एन एक्सेस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर। इसका कितना अमाउंट निकला है ये पता करने के लिए वाली रिएक्शन। ये तो मेरा क्या है? ये तो मेरा एक्सपेरिमेंट जो हुआ है। अब ये वाली रिएक्शन जो है ना, दूसरी वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन पता करने के लिए कि NH3 के कितने इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट ऑफ NH3 निकालने के लिए है ये।
कि हमारा NH3 कितना बना है, उसके लिए हम H2SO4 के साथ उसका रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। समझ में आया? जेल-डाल मेथड समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले तो। क्वेश्चन हाँ सर। आएंगे, क्वेश्चंस यहां से आएगा, बस इसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तक एक्सेस वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है मेंस में, बट पूछ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो। आ गया सर। कितना आंसर आ रहा है? 0.84। कैसे किया? सर पहले तो उससे इक्विवेलेंट निकाल लिए, जो एसिड न्यूट्रलाइज जितना उसने किया, फिर उससे मोल्स निकाल लिया NH3 के, और फिर मोल्स से मोलर मास मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर परसेंटेज कितने से मल्टीप्लाई किया? 14 से। 14 से। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि NH3 का मास आएगा ना वहां से, तो N का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी लोग भी निकालो। हो गया है सर। मैं लास्ट लाइन पढ़ ही नहीं रहा था, अमोनिया का ही निकाल रहा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट ऑफ NH3 एक्सेस में दिया हुआ नहीं है जनरली, मैंने तो कोई क्वेश्चन देखा नहीं, बट बन सकता है एडवांस में क्वेश्चन इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये हो जाएगा 0.03, क्योंकि ये लीटर में लेंगे, और ये 0.1। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मेलिटी दी हुई है। तो हमारे पास इसके वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, तो ये आ जाएगा मोल ऑफ NH3। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मास ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 हम कैसे निकालेंगे? 3 इंटू 10⁻³ इंटू कितना? 14। कितना आ जाएगा? 0.042। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 0.042 अपॉन 5 इंटू 100। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 0.84। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? डन? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट अदर टेस्ट फॉर हेलोजेंस।
केरियस मेथड बोलते हैं, क्योंकि ये जो ट्यूब का नाम है जिसके अंदर ही हो रहा है वो केरियस ट्यूब बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या करते हैं, नॉन मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ जो है उसे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कंटेन्ड इन ए हार्ड ग्लास ट्यूब नोन एज केरियस ट्यूब इन ए फर्नेस। ठीक है, तुम्हारा जो हैलोजन प्रेजेंट होगा तो वो क्या बनाएगा, सिल्वर हैलाइड बनाएगा। सिंपल सी बात है, AgNO3 प्लस तुम्हारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है X, तो वो क्या बनाएगा, AgX बनाएगा बेसिकली हमारे पास। सर हाँ बोलो। सर वो लास्ट क्वेश्चन एक बार करो ना। बोलो क्या डाउट है इसमें। हाँ सर, इसमें हमने मतलब वो 14 से क्यों मल्टीप्लाई किया? नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं ना, अमोनिया का नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा सर, ओके। नहीं सर, वो पहले सब में 28 से कर रहे थे ना, इसलिए पूछा। वहां पे पूरा नाइट्रोजन ही था ना, इसलिए। यस सर, हाँ। सिंपल सा मेथड होता है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये तुम फटाफट ये वाला क्वेश्चन कर लो, सिंपल सा है। सर 34.04 आ रहा है। यार मेरे को भी आंसर याद नहीं है, निकाल लेंगे, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें तो। इसका सर 33.33। इसके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ AgBr कितने आ रहा है। Ag का मास होता है 108.5, Br का कितना होता है 80। 80 होता है, तो 80 188.5 कितने आ रहे हैं इसका मोल्स। चलो मोल बाद में निकालेंगे, चलो ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, Br निकालना है ना। तो Br इसमें जितना होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी उतना ही होगा, तो हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ Br भी इतना ही आ गया, क्योंकि उसका कॉफिशिएंट उतना ही है। फिर आता है मास ऑफ Br, तो वो कैसे निकालेंगे भाई, इसके जितने मोल्स हैं इनटू इसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना है 80 है। कितना आ रहा है ये, सर ये नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर। अच्छा एक मैं निकाल लेता हूँ। 0.05 आ रहा है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे Br का, 0.05 अपॉन 0.15 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 33% आ जाएगा कुछ अप्रोक्सीमेटली। बोलो यस बाकी सर। लोगों का भी इतना ही आ रहा है क्या। अनिक बताओ, अनिक तुम्हारा आंसर आ रहा है। यस सर। सर ये अगर इंटीजर टाइप में आएगा तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना।
हाँ वो रेंज आज तुमने अगर देखा हो ना तो IIT जेईई एडवांस ने वो दिया है, क्या नाम है, रेंज दिया है। मेंस में भी रेंज, मेंस में रेंज दिया है क्या, मेंस में भी दिया ही है रेंज। जैसे मान लो तुम्हारा आंसर 33.33 आ रहा है ना, तो वो कुछ रेंज देते हैं लाइक 10 to 33.40, ऐसा ऐसा मतलब कुछ रेंज देते हैं वो लोग, एग्जैक्ट पे नहीं होता है, थोड़ा आसपास जो है वो आना चाहिए। तुमने सर अगर इसका देखा हो, कैलकुलेटर से आंसर 33.395 आ रहा है, 33.95। हाँ तो मतलब उसके आसपास का आंसर भी चलेगा, अगर तुमने देखा हो तो उसके आंसर की में देखा है क्या तुमने? नहीं सर। हाँ तो उसमें वो रेंज में देते हैं, थोड़ा सा मतलब 5-6 आंसर जो है ना वो करेक्ट होते हैं, वैसा कुछ रहता है उसमें। यस सर। ठीक है, और नेक्स्ट ऐसा आता भी होता है टेस्ट। सिर्फ इंटीजर वाले ही देते हैं कि मतलब इंटीजर से ही कट हो रहा है सब कुछ, तो कैलकुलेशन इजी ऐसे हो जाए। हाँ वो तो बेस्ट ही है, बट अभी खैर उन्होंने ये सब पैटर्न वैटर्न चेंज किया है, तो खैर पता नहीं खैर। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर सल्फर, ए नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको भी ट्यूब वहीं लेते हैं, केरियस ट्यूब लेते हैं, तो उसमें हम सोडियम परऑक्साइड और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ ही रिएक्ट कराते हैं। फिर सल्फर प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज प्रेसिपिटेटेड एज बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट में प्रेसिपिटेट होता है। तो देखो तुम्हें जो है ना हर किसी के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन जो है वो रहना चाहिए, इन केस अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए तो। वैसे जनरली पूछते नहीं है, बट फिर भी है ना, तो वो थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। बेरियम सल्फेट जो है ना, बेरियम सल्फेट कैसे बन रहा है, H2SO4 में BaCl2 डाल रहे हैं, ये वाला सम करो नीचे वाला, सिंपल ही है। बेरियम का मास कितना होता है, - 137 होता है। सर 42.1 आ रहा है। खैर मुझे भी पता नहीं है, देख लेंगे वो तो, बाकी लोग भी निकालो एक बार। यस सर 42.1। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है ना, बेरियम सल्फेट है, तो पहले मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट निकाल लेंगे, तो वो कितना आएगा 0.4813 अपॉन बेरियम सल्फेट का कितना मास आया 96 प्लस दिस 234 ले लेते हैं, ये आ गया मोल्स ऑफ BsO4। तो मास ऑफ S कितना आ जाएगा 0.4813 अपॉन 234 इंटू 32, परसेंटेज निकालने के लिए 0.157 इंटू 100, बस ये निकाल लेंगे। तो ये कितना आ रहा है 0.4813 इंटू 32, 42% के आसपास आ रहा है।
अप्रोक्सीमेटली 42%। सब सर लोगों का आ इसमें रहा है? कैसे अप्रोक्सीमेशन है? नहीं, मेरा 41.9 आ रहा है कैलकुलेटर से, तो उसको मैंने अच्छा 42। कैलकुलेट। हाँ, मैंने कैलकुलेटर यूज किया। इतना बड़ा नंबर तो कर सकते हैं सर वैसे, ये ऐसा कुछ कुछ नहीं है। कट करने को मिल ही नहीं रहा सिर्फ 2 के अरे मल्टीपल के सिवाय, वही सोच रहा था। 0.48 इंटू 32 अपॉन 234 इंटू 0.16, इससे ये गया 37248, तो ये हो जाएगा 3216, ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 5 0.4। ऐसे करने को तो कर ही सकते हैं, ये तो सिखा ही रखा है मैंने, इस तरीके से कर सकते हैं कभी भी। हाँ सर, बट वो डिपेंड कभी करता है कभी कि कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। वो ऑप्शंस जो है ना वो उस पर डिपेंडेंट है। ऑप्शंस दूर दूर हैं तो तुम कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है। यस सर। सर हाँ बोलो। ऐसा इंटीजर टाइप में आया तो वो बड़ी रेंज देंगे ना? बड़ी रेंज नहीं देते हैं, थोड़ी थोड़ी सी रेंज देते हैं। सर तो इतना कैसे कुछ करेंगे इसका? नहीं, तो फिर वो तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा ना यार। सर पर कुछ हो मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना, कितने बड़े बड़े नंबर्स है ऊपर नीचे दोनों, कुछ नहीं, भी थोड़ा 3 7 सिंप्लीफाइड। किसी का मल्टीपल नहीं है। नहीं नहीं, वो थोड़ा तो सिंप्लीफाइड वर्जन देंगे ना, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं देंगे। ये तो मैंने उससे उठाया, वो तुम्हारे एनसीईआरटी से उठाया ये वाला क्वेश्चन तो। एनसीईआरटी में कैलकुलेटर होता है वो अच्छा है, तो अरे उसमें बहुत तुम्हारे बोर्ड भयानक में कैलकुलेटर होता है? हाँ सर। हाँ तो तो होता नहीं ही सर, है ना। सीबीएसई वालों को नहीं अलाउड होता, गुजरात बोर्ड वालों को अलाउड होता है कैलकुलेटर। तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है सीबीएसई वालों को। नहीं नहीं, एक्चुअली सीबीएसई लोग अच्छा होता है, उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है। हमारा इतना भयानक होता है, फिर हमें 2-3 डेसिमल मिनट तक भी लिखना पड़ता है, और फिर वो लिखने में बहुत हाँ, कंटा स्टेट बोर्ड्स में होता है वो, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन सर देते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दे देते, ये क्वेश्चन दे देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो ठीक है, वो उस हिसाब से मैनेज हो जाता है। खैर अभी तो ऐसे कैलकुलेटर से। क्वेश्चन नहीं आते जिसमें बहुत ज्यादा ऐसे कैलकुलेशन पे फोकस हो। एडवांस में अब वैसे क्वेश्चन नहीं आते, पहले आते थे। तो वो उतना सीबीएसई का डिसएडवांटेज नहीं रखते, वो सीबीएसई वाला एडवांटेज ही रखते हैं, उनका चेकिंग बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हाँ ये तो है, सीबीएसई वालों का चेकिंग अच्छा होता है। परसेंटेज ज्यादा सर आते हैं हमारा उसमें। में इंग्लिश में किसी के 90 अप नहीं आते। हाँ वो स्टेट बोर्ड में ये सब बहुत दिक्कत तो है ही। बहुत खराब है सर यहाँ में हमारा तो तो। 99 100 बहुत जनों के आते हैं। सीबीएसई में तो फुल में से फुल आते हैं यार। यही। सीबीएसई क्या ही बात करेंगे। सर हाँ हाँ, बोलो। सर वो मेंस क्वालिफाई करने के लिए बोर्ड्स का कुछ क्राइटेरिया होता है? हाँ हाँ, 75% ना। अभी अभी स्क्रैप कर सकते हैं, बट तो वो तो एडवांस के लिए होता है ना, मेंस में थोड़ी होता है कि बोर्ड में 75 आएंगे तो ही मेंस देने मिलेंगे। नहीं, मेंस तो दे ही सकते हो, बट मेंस में जब तुम्हारा रिजल्ट आ गया उसके बाद तो 75% तो है ही ना, यूनिवर्सल ही है उसमें तो। मेंस एडवांस का सच कुछ वो नहीं है, 75% तो आना ही चाहिए जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए। पहले पहले का बता रहा हूँ, अभी एडवांस में हट गया तो मोस्ट लाइकली मेंस में भी हट जाएगा, बट 75% तो रहना ही लास्ट चाहिए ईयर ना। नहीं था ना सर? वैसा थोड़ी ना है। लास्ट ईयर था ना? लास्ट ईयर था ना 75%। नहीं था सर, रोहन सर जैसे बोल रहे थे कि हटा दिया हाँ था। नहीं सर, सर, गूगल पे लिखा है था जेई मेंस था? के लिए। हाँ, अच्छा। एससी एसटी के लिए 65 और जनरल और बाकी सब के लिए 75। क्लास रहेगा ही 12। ना यार, वो तो मेंस में पहले से ही है। जब से मेंस ऐसा स्टार्ट हुआ है तब से 75। स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर थोड़ा सा इश्यू था, उस टाइम कुछ परसेंटाइल वर्सेंटाइल का कुछ था। अभी उन्होंने 75% रख दिया है। नहीं सर, वो अपने गुजरात बोर्ड के लिए, और मतलब जिसमें परसेंटाइल में उनके 20% ऐसा होता है, टॉप हाँ 20 हाँ, परसेंटाइल। वो स्टेट बोर्ड्स का वो टॉप 20% ऐसे कुछ काउंट करते हैं, वो हाँ हमारा नॉर्मलाइज परसेंटाइल। करके फिर वो देखते हैं। हाँ, सीबीएसई हाँ में पर डायरेक्ट परसेंटेज वाइज लेते हैं। अरे, अरे परसेंटेज ज्यादा आसान होता है उनके लिए, हमारे लिए परसेंटाइल थोड़ा अगरा हो जाता है। हाँ हाँ, वो तो है ही ऑब्वियसली, इतने नहीं सारे सर, लोग रहते परसेंटाइल हमारे लिए इजी होता है। हैं। अगर हाँ हाँ, किसी के 70 गुजराती के बोर्ड अराउंड वालों आए तो को 80। easy रहता है। ये तो है ही।
मेरे 99.31 परसेंटाइल आए थे। 99 पॉइंट 31 90% आए थे और परसेंटाइल 99.31। हाँ ये तो होता ही है वैसे इसमें स्टेट बहुत बोर्ड। ज्यादा डिफरेंस। ठीक है ये वाला क्वेश्चन करो तो। एनसीईआरटी जो है उसका ही उठा के क्वेश्चन है। The Lysines extract is boiled with concentrated HNO3 while testing for halogens. By doing so, ये क्या करता है ये याद कर लेना। ये क्या करता है इसको डिकम्पोज कर देता है Na2S और NaCN को। मतलब जब तुम्हारा जैसे कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन भी है और मान लो क्या नाम है कार्बन और नाइट्रोजन भी है, तो उस केस में जो है और सल्फर भी है बेसिकली, तो उस केस में क्या करते हैं मतलब इनको डिकम्पोज करने के लिए हम क्या करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं। ये एक इसको याद कर लेना अच्छे से। ये एनसीईआरटी के लाइन का उठा के क्वेश्चन है तो ये पूछ सकते हैं। ये वाला करो, खैर इजी क्वेश्चन नहीं है बट ठीक है। तो एक सेकंड पीछे वाला दिखाइए। ये वाला देखो ये जो है ना ये एक बात ध्यान रख लेना कि तुम्हारा जो ऑर्गेनिक प्योरिफिकेशन वाला जो पार्ट है एनसीईआरटी का, उसका हर एक लाइन जो है ना वो अच्छे से याद करके जाना जेई मींस के लिए। तुम एकदम पूरे में से पूरे तो मार्क्स चाहिए। प्योरिफिकेशन का किधर दिया हुआ है 11th में एनसीईआरटी में? दिया तो है स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है ना। नहीं नहीं मैं दिखाता हूँ ये एनसीईआरटी में दिया तो है ये। जीओसी के एंड में दिया है सर। हाँ जीओसी के एंड में दिया है, मैं बताता हूँ। नीचे कुछ क्यों नहीं आ रहा है यार। ये रहा ना देखो, इसमें ये सब दिया हुआ है ना, तो ये सब अच्छे से है ना समझ तो लिया ही है तुमने, बट इसका हर एक पॉइंट जो है वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मतलब वो कोई सा भी पॉइंट उठा के पूछ लेते हैं जेई मेंस में स्पेसिफिकली। मतलब हर लगानी एक लट ये और कुछ नहीं। क्या क्या कुछ ये नहीं वाला करो। कुछ नहीं। थर्ड ऑप्शन है सर आंसर। थर्ड ऑप्शन है, सिंपल है ना, कुछ नहीं है। 6 कार्बन आएंगे, छह तो कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है और 2 नाइट्रोजन है। 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब है N2, 4 H2O है मतलब 8 हाइड्रोजन, 6 CO2 है मतलब 6 कार्बन। सिंपल है। ये वाला बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों? ऑप्शन बी क्यों? तब पता नहीं। ऐसे कैसे बता दिया तुमने? सही आंसर है मतलब इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। सर क्या कहते हो, हमारे जो सक्सेस अचीवर था ना, हम्म उसमें शायद क्वेश्चन था तो मैंने बोल दिया। पता नहीं है लसाइन का क्यों नहीं कार्बन होता। नहीं है ना, कार्बन तो होना चाहिए तभी तो हो पाएगा। अच्छा हाँ, ये NaCN होता है ना। कार्बन होना ही चाहिए ना। हाँ हाँ, तो इजी था। ये वाला बताओ। ऑप्शन डी।
क्यों ऑप्शन डी क्यों? सर क्रोमेटोग्राफी तो होता ही है, और मेल्टिंग और क्रोमेटोग्राफी बॉइलिंग तो उससे बताते हैं ना बेसिकली क्या कहते हैं। शार्प मेल्टिंग एंड Sol- बॉइलिंग पॉइंट आया तो इसका मतलब प्योर है। शार्प तुम्हारे पास मेल्टिंग पॉइंट आया इसका मतलब प्योर है ना? वहां से भी पता करते हैं, तो मेरा डी ऑप्शन आएगा इसमें। और वैसे ऐसे केसेस में जब आता है ना बहुत ए एंड सी बहुत ए एंड बी, उनके ज्यादा चांसेस रहते हैं, है ना, चांसेस रहते हैं उनके ज्यादातर। खत्म हो गया कि एक और क्वेश्चन है वैसे मेरे पास। ये वाला करो तो, एनसीईआरटी का ही है ये। फिफ्टी सिक्स। सही है। बाकी लोग बताओ। यस सर 56। ठीक है, तो इसमें क्या है, न्यूट्रलाइज 10 ml लिखा हुआ है। ये क्या आ गया, 10 ml लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ NH3। 10 ml है, 1 मोलर है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ तो कितना आ जाएगा 0.02। इतने मोल्स आ गए, तो मास ऑफ NH3 कितना आ जाएगा, नहीं नहीं मास ऑफ NH3 नहीं, मास ऑफ नाइट्रोजन 0.02 इंटू 14, ये हो जाएगा 0.28। परसेंटेज कितना आ जाएगा 0.28 अपॉन 0.5 इंटू 100, है ना, ये कितना आ जाएगा 56% आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है, किसी को डाउट है क्या कोई? खैर सिंपल है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कुछ नहीं है, पता नहीं तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा था, बट इसमें इस टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं मेंस में, एडवांस में तो इसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, मेंस में आते हैं स्पेसिफिकली क्वेश्चंस। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है स्पेसिफिकली तो पूछ लो, आज हमारे पास टाइम ही है अब।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्टीरियो केमिस्ट्री में मुझे क्या क्या बताना है स्पेसिफिकली, या पूरा ऑप्टिकल के क्वेश्चन। क्वेश्चंस कराऊं डायरेक्टली या फिर थ्योरी पढ़ानी है, बताओ मेरे को, थ्योरी भी पढ़ानी है। सर वो खाली एक जो लास्ट में फॉर्मूला सच लिखा था ना स्यूडो वाला। हाँ वो तो ठीक है, हाँ, और और कोई इसके क्वेश्चन। अलावा? फिर वो एक बार वो आवाज पढ़ा था ना, वो ऑप्टिकल का वो कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन यार वो तो इजी है यार, कोऑर्डिनेशन वाला तो पार्ट तो अरे उसका सर तो नहीं हो रहा, मैंने किया ना रिवीजन तो। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे हम। थोड़ा बहुत और कोई भी है तो बता दो पहले ही, है ना? और कोई पार्ट है ऑप्टिकल का जो पढ़ना है? तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होता है ना, वो वाला। हाँ वो नंबर में तो खैर फॉर्मूला ही है, बट उसके क्वेश्चंस ही करेंगे तभी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा कोई सर पार्ट ऐसा हो? हाँ बोलो। वो क्वेश्चंस आते हैं ना कि रेसमिक मिक्सचर बनेगा कि इनैंशियोमर्स वो। अच्छा उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट ना? हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लेता हूँ ना उन्हीं सब चीजों से रिलेटेड, तो वो सेट ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। और उसके अलावा भी किसी को कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट आया तो वो समझ लेंगे। ऑप्टिकल वाले क्वेश्चंस भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है? तो फिर कल हम ऑप्टिकल के क्वेश्चंस करते हैं काफी सारे, और फिर वो क्वेश्चन से हम लोग थ्योरी वगैरह समझ लेंगे जिसको जहाँ पे भी डाउट आएगा तो। ठीक है। हाँ इसके बाद हमने क्या डिसाइड किया था?